रांची में लव जिहाद मामले में रंजीत और रकीबुल का नया खुलासा। 6 जजों के साथ रकीबुल की नजदीकी। रकीबुल के पास से बरामद 15 मोबाइल फोन से 12 कनेक्शन। बिहार के एक सोशल जज के नाम पर रंजीत ने की सीबीआई जांच की मांग। पाक में गहराया सियासी संकट। इस्लामाबाद के रेड जोन में इमरान और मौलाना कादरी के समर्थकों और पुलिस में भिड़ंत। 7 की मौत और 300 लोग घायल। इमरान का ऐलान, शरीफ के इस्तीफे के बगैर नहीं लौटेंगे। मेलबर्न दिल्ली एयर इंडिया के विमान में चौंकाने वाला वाकया आया सामने। नशे में धोते एक यात्री ने क्रू यात्री से की बदसलूकी। हाथ पैर बांधकर उतारा गया नीचे। और अगले 72 घंटों में उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। दिल्ली में भी होती रहेगी पूरे हफ्ते बारिश। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं खबर पास। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए सभी दंगों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दंगा प्रभावित जगहों की 3 श्रेणियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि जहां 10 से 20% अल्पसंख्यक हैं, वहां सांप्रदायिक हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। जहां 20 से 35% अल्पसंख्यक है, वहां पर बड़े सांप्रदायिक दंगे होते हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक और विवादास्पद बयान देकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हुए सभी दंगों के लिए अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराया है। आदित्यनाथ का कहना है कि जहां पर मुस्लिम आबादी होती है, वहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं और जिन जगहों पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक होती है, वहां गैर मुस्लिमों को पलायन करना पड़ता है या नरसंहार कर दिया जाता है। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी उन्हें वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनका वहां पर सामूहिक नरसंहार होता है, जैसे कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है और दुनिया के अंदर हर जगह यही हुआ है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को यूपी में 11 सीटों पर होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में उनका ये बयान दूसरी पार्टियों के पसीने भी छुड़ा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी यूपी में ध्रुवीकरण की चर्चाएं तेज थीं और अब एक बार फिर यूपी में ध्रुवीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है और बीजेपी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी के दूसरे नेता योगी आदित्यनाथ के बयान पर कन्नी काटते दिखे। वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे हालात खराब हों, नफरत फैले, आपस में लड़ाई और झगड़े हों। किसी एक कम्युनिटी के बारे में इस तरीके की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस का इंचार्ज बनाया है। इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 50% से भी ज़्यादा है। वहां कभी दंगे नहीं हुए, छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं और उस घटनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश की जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये एक गलत धारणा बनाने की कोशिश हो रही है कि जहां 10% अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या है वहीं दंगे होते हैं। ये एक बड़ा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। देखिए, दंगों को धर्म के आधार पर, हम जाति के आधार पर नहीं देखते। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक उन्माद हर दिन बढ़ा है और इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हुआ है और इससे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी लोग परेशान हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में अब विकास के नाम पर वोट मिलने बंद हो गए हैं? जो राजनीतिक लोग धार्मिक आधार पर बयान देकर और वोटों का ध्रुवीकरण कर वोट बटोरने में लग जाते हैं,
और ऐसे बयान तभी क्यों आते हैं जब चुनाव नजदीक होता है? ये जरूर सोचने की बात है। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने एक और विवादित बयान देकर तरीके से कहा जाए सुर्खियों में फिर से नजर आ रहे हैं। बहरहाल इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं भीम, हमारे सहयोगी हैं। भीम, इस बयान को सबसे पहले किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये बयान एक तरीके से कहा जाए फिर से एक और विवादित बयान दिया। इससे पहले भी इन्होंने एक ऐसा ही बयान दे चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये बयान के पीछे जो साजिश है वो साजिश ये भी हो सकती है बीजेपी की कि उपचुनाव जो होने हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से जो है धर्म का जो कमंडल है, कमंडल की बात जो है छेड़ करके इसे जो है अपने पाले में लेना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति ज़्यादातर जो है जातिगत समीकरणों पर आधारित है। जातिगत समीकरणों के आधार पर ही वहाँ की जो जनता है वो मतदान करती है और उपचुनाव के प्रभारी भी हैं ये योगी आदित्यनाथ। तो क्या माना जाए भीम, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव के तरीके से एक तरीके से चुनाव नजदीक है, उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ये ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से और विपक्षी दल जो है आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा जो है चुनाव के वजह से कर रहे हैं। चुनाव है और चुनाव में इसके पहले जबकि दंगे जहां जहां भी हुए, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, मुरादाबाद हो या जो है सहारनपुर हो, तो जगह जगह जब दंगे की आग जो है दंगे की आग में जब प्रदेश जल रहा हो, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करना कहीं न कहीं उस आग को और हवा देने के समान है, जो है अभी तक पूरी तरह से बुझ भी नहीं पाई, क्योंकि अभी पिछले दिनों भी जो है 2-3 दिन पहले जो है मुजफ्फरनगर में फिर से दंगे की आग जो है एक बार भड़की है। बिल्कुल, तो ऐसे में ये बयान जी बिल्कुल भीम, जिस तरीके से आपने कहा कि जो दंगे हुए हैं, जो हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा, वो जो है सही से उसकी आग ठंडी भी नहीं हो पाई और फिर से ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक हिंसा है उसको बढ़ावा देने का जैसा लगता है। बढ़ावा क्या, इसको जो है जिस तरीके से उन्होंने बंटवारा किया है, 3 भागों में बांटा है कि जहां पे 10% से ज़्यादा जो है मुस्लिम आबादी, वहां पर दंगे नहीं होते हैं, जहां पर 30% वहां छिटपुट दंगे होते हैं, और जहां पर 30% के 20 से 25% तक है वहां पे करीब जो है बड़े दंगे होते हैं जिसमें विकराल रूप लेते हैं, जिसमें लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन जहां पर 40 से 45% तक मुस्लिम आबादी है, वहां पे गैर मुस्लिम आबादी जो है वो बिल्कुल वहां पे रहने लायक नहीं होती, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं जो है पलायन करना पड़ता है। और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर घाटी का जिक्र किया है कि कश्मीर में हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो है इस तरीके से कि भेदभाव किया जाता है, यानी कि उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कश्मीर घाटी का जिक्र करते हुए इस बात का जो समीकरण बनाया है कि 3 भागों में उस समीकरण को बांटा है कि इस तरीके से जो है देश में हालात हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा है, वहाँ पे दंगे होते हैं। जी लेकिन भीम, इन सब के पीछे क्या कुछ वजह मानी जाए, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करें वो लगातार ऐसे बयानबाजी देते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके की कुछ बयानबाजी की थी और अब फिर से ऐसी ही कुछ एक पर्टिकुलर संप्रदाय के प्रति उनकी ये बयानबाजी एक तरीके से कहा जाए काफी निंदनीय एक तरीके से कहा जाए हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक कट्टर हिंदूपंथी की छवि है, उनका जो उनकी साख है वो एक हिंदुत्व नेता के रूप में है। तो और उन्हीं समय जो है 12 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 12 सीटों पर, उसके लिए जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है, यानी कि उनके जिम्मेदारी उनके कंधों पर पूरे उत्तर प्रदेश की जो 12 सीटें हैं उन सीटों पर उपचुनाव की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। ऐसे में उनका जो है इस तरीके का बयान देना कहीं न कहीं ये राजनीति का जो हिस्सा लगता है कि जो है बीजेपी इस तरीके की बात छेड़ करके राजनीति का एक कहा जाए रणनीति है, राजनीति की रणनीति है। भीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान देकर फिर से सुर्खियां बटोरनी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसकी राजनीति में ये बयान एक तरीके से राजनीति की रणनीति लग रही है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। छोरियो गेम खेलना बंद कर, क्यों पढ़ लिख ले कितने सरकारी नौकरी लायक जाएगी। बापू अमूड़े के कोने जितने ही नौकरी लायक क्या करे, मेरी नौकरी खातर तन 4 किले बेचने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार ने तोड़े युवाओं के सपने।
हरियाणा में लगातार बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप है हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। मोदी जी के उन्नत भारत के सपनों को अपना बतलाते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चौधरी रामकरण हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की कसम खाई और इनके मजबूत इरादे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस विशाल अभिनंदन समारोह में चौधरी रामकरण हुड्डा जी का स्वागत किया। हमारे बच्चों में जो जमीनें थी वो अधिग्रहण हो गई, ये कहकर कि वो उनको नौकरियां मिलेंगी। क्या कोई एक भी बताएगा किसी भी फैक्ट्री में 5% भी हरियाणा के नौजवान हैं? और लोग ये कहते हैं तू 15-20 दिन रुक जा, उसके बाद देखना कोलोई में तूफान आएगा, कोलोई में सुनामी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आप देखना यहाँ पर क्या होगा। मोदी जी से मिलाकर हाथ, चौधरी रामकरण हुड्डा बदलेंगे हालात। अब तरक्की और सेवा साथ साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत प्राचीन तोजी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू की। उनके साथ प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बौद्ध पगोड़ा के इतिहास के बारे में जानकारी ली। सैकड़ों साल पुराना तोजी मंदिर जापान से सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना हियान काल में हुई थी। मंदिर के प्रमुख बौद्ध भिक्षु मौरी ने मोदी को 5 मंजिला मुख्य पगोड़ा तथा लकड़ी से बने मंदिर में घुमाया। 57 मीटर ऊंचा ये मंदिर जापान का सबसे ऊंचा पगोड़ा है। इस शहर के कई स्थानों से ये देखा जा सकता है। जापान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो के गवर्नर से मुलाकात करेंगे। साथ ही स्टीम सेल रिसर्च के लिए यहाँ की मशहूर कोबे यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। मेरी जापान यात्रा में क्योटो आने का मेरे मन में जो मकसद था, उसमें सांस्कृतिक परिवेश महत्वपूर्ण था, क्योंकि हजारों साल पुरानी नगरी और अनेक संकटों के बावजूद भी उसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा है, बनाए रखा है। और समय चलते क्योटो ने आधुनिक जीवन के लिए जिन व्यवस्थाओं की जरूरत है, उन व्यवस्थाओं को भी सांस्कृतिक विरासत के साथ इनकॉर्पोरेट किया है। एक प्रकार से एक पुरातन सांस्कृतिक विरासत के नींव पर आधुनिक शहर का निर्माण हुआ है। भारत में हम भी हेरिटेज सिटी के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी योजना करने वाले हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के जापान दौरे पर हैं और आज प्रसिद्ध जो मंदिर है तोजो मंदिर, वहां पर वो पहुंचे थे। वहां से उन्होंने पूरा तोजो मंदिर घूमा और साथ ही साथ कई समझौते किए जाएंगे इस जापान दौरे में प्रधानमंत्री और भारत और जापान के बीच में। बहरहाल इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से शशांक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शशांक, किस तरीके से देखा जाए सबसे पहले इस जापान के दौरे को, क्योंकि 5 दिन का जापान दौरा है और कई अहम समझौते इस दौरे में किए जा सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद है कि जापान से जब नरेंद्र मोदी लौट के आएंगे तब जो है कई सारे जो है जो अहम समझौते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो वाकपटुता है वो कहीं ना कहीं हम नेपाल में भी हमने देखी और हमने भूटान के जो उनका दौरा सबसे पहला दौरा था उसमें भी हमने देखी। नरेंद्र मोदी जहाँ भी आते हैं वहाँ पर जो है अपने जो वहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदीमय दिखाई देते हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये जो जादू है जो हमें आज क्योटो में भी देखने को मिला, तो साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी से जापानी प्रधानमंत्री जो है काफी प्रभावित हैं और हो सकता है कि जापान से जब नरेंद्र मोदी लौट कर आएंगे तो कई समझौते जो है भारत की झोली में होंगे। बिल्कुल, कई समझौते भारत की झोली होंगे। जिस तरीके से शशांक आपने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं वो अपनी छवि छोड़ देते हैं, वहां पर सब लोग मोदीमय हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ जापान में भी देखने को मिल रहा है। जो हम ओबे की बात करें जो जापान में
हैं, तो उनके सामने भी एक तरीके से कहा जाए वो मोदीमय हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि कौन कौन से समझौते हैं। जिस तरीके से हम बात करें बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन एक अहम समझौता माना जा रहा है, उसके लिए एक अहम कड़ी मानी जा रही है इस दौरे को। बिल्कुल, बुलेट ट्रेन जो है मोदी का जो सपना है जो भारत में उन्हें चलाना है। और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको जो है एक तरीके से बढ़ाने की कोशिश की है। जिस तरीके से वो मंदिर जो है गए क्योटो के अंदर, उन्होंने जो है हर किसी को, हर आम जो जनता है जापान की, उसको जो है अपनी तरफ बांधने की कोशिश की, उसको लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कई तरह के फोटो भी खिंचवाए लोगों के साथ में। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं जो क्योटो पूरा मोदी में आज दिखाई दिया। और अब जो जापान की तरफ से भी जो है कुछ अच्छे संदेश मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारा जो भारत का जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, वो जो है जापान की जो पूरी टेक्निक है उस पर निर्भर करता है। और जापान अगर टेक्निक्स में जो है भारत को समझौता उससे करता है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी ही भारत में होगी। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो कोशिश में लगे हुए हैं, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि उनमें जो है वो पूरी काम करने की कोशिश करते हैं। और उनके जो है जो विदेशी जो उनका जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त है। और उसमें हम कह सकते हैं कि मोदी की वाक्पटुता सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती है। और मोदी जो वहां पर जब जाते हैं तो पूरा जो देश है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है वो दिखाई देता है मोदी में। जी शशांक, एक तरीके से बात की जाए, ये जापान दौरा काफी बड़ा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 5 दिनों का दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से हम जापान की बात करें वो तकनीकी में बहुत आगे है एक तरीके से बात की जाए। और भारत के पास, हमारे पास मैन पावर बहुत है, तो कहीं ना कहीं तकनीकी और मैन पावर का जो मेल जोल कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इस दौरे के बिहार पर सच होगा। बिल्कुल, मोदी का जो 5 दिवसीय आज दौरा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टेक्निक्स को लाने में ही जो है उनका है। और इसलिए मोदी को पूरी उम्मीद है कि वो जो है जापान से जो है टेक्निक्स लेकर आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया का नारा दिया था, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में जो है पूरे विश्व से सबसे ज्यादा युवा हैं और उन युवाओं की ताकत को ही हमको भुनाना है। और इसलिए जाहिर है कि मोदी जो है उन युवाओं की ताकत को जो है टेक्निक्स उन्हें देकर उसको मेड इन इंडिया के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। और मोदी उस जो टेक्निक्स है वो युवाओं को जब दी जाएगी तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि मोदी का जो उनका नारा दिया था मेड इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं जो है पूरा होगा। और उन्होंने जो मेक इन इंडिया का नारा जो उन्होंने दिया था, जो भारत से लोग आएंगे, वो जापान के दौरे से जो है साबित होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री 5 दिन के जापान दौरे पर, और यहाँ पर बहुत बहुत अहम समझौते हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के बीच में। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। छोरे गेम खेलना बंद कर, क्यों पढ़ लिख ले, कितने सरकारी नौकरी लायक जाएगी। बापू अमूड़े के कौन है जिसके ही नौकरी लायक क्या करे। मेरी नौकरी खातर तन 4 किले बेचने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। के बाद स्वागत है आपका। इधर यमुनानगर के सरकारी अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हुड्डा सरकार के लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते फिर एक महिला को अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। ऐसा नहीं कि अस्पताल प्रशासन ने इस बात से अनजान थे। महिला अस्पताल के बीचों बीच कॉरिडोर में प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन लापरवाह स्वास्थ्य अधिकारियों ने महिला की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ना तो उन्हें अपनी ड्यूटी याद आई और ना ही इंसानियत। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई। एक महिला प्रसव पीड़ा से कॉरिडोर में तड़पती रही। डॉक्टर और स्टाफ नर्स उसके पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी को भी ना तो अपनी ड्यूटी याद आई और ना ही इंसानियत। हालांकि सरकारी डॉक्टर इसके पीछे बेड की कमी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। यमुनानगर के सरकारी डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाने वाली महिला की चीख पुकार जब किसी ने नहीं सुनी, तो वो मजबूरन अस्पताल के कॉरिडोर में फर्श पर ही लेट गई। इस दौरान एक अन्य महिला के दिल में इंसानियत जागी और उसने महिला की मदद की।
इसके बाद महिला ने कॉरिडोर के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद मौके पर जमा लोगों का स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। मैं फाड़ लेकर हमारी लड़की को भी देखो तो इतना मैं फाड़ लेकर भी आई नीचे नहीं ना बच्चा वहाँ एलिमेंट नहीं करनी चाहिए, इन्हें ठाकर भेज दी वहाँ से आकर भैया एलिमेंट टाइम दो तो इन्हें एलिमेंट करना चाहिए था वहाँ से। फिर इतना बच्चा वहीं है या थी उसके द्वारा बलन या थी जब बच्चा पैदा यानी ज्यादातर का मर्जन और वहाँ उठने में नहीं आई तो उठना तो चाहिए दोनों उस टाइम का। ऐसा कुछ सारी रात में प्रॉब्लम देखी नहीं हमने जैसे जो बता रहे। मौके पर जमा भीड़ का डॉक्टरों के खिलाफ गुस्सा बढ़ते देख ट्रॉमा सेंटर से एक डॉक्टर मौका संभालने पहुंची, लेकिन जब उसने मीडिया को देखा तो वह भी मौके से गायब हो गई। इस संबंध में कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। बेशर्मी की इंतहा तो देखिए, जिस नर्स के सामने महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया था वो भी मीडिया के सामने साफ मुकर गई। ऐसे में सवाल हरियाणा सरकार और उसके सिस्टम पर उठता है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करते हैं। यमुनानगर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट, खबरपात। और इसी खबर पर राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, क्या कुछ पूरा मामला था, ये पहले तफ्तीश से बता दी। जी अब्दुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यमुनानगर में के सिविल अस्पताल में लापरवाहियों और डॉक्टरों के सुस्तीपन का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। ये जो घटना मामले है ये दिल को दिला देने वाली है। मुरादाबाद निवासी एक महिला जब जो यमुनानगर में पिछले कुछ समय से रह रही थी, जब उसको प्रसव पीड़ा हुई तो सिविल अस्पताल में आई और डॉक्टरों ने उसको समय पर इलाज नहीं दिया। वह गुहार लगाते रहे उसके पूरे परिवार के लोग कि महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा अभी देखते हैं, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और जब महिला दर्द को सहन न कर सकी तो वह बाहर कॉरिडोर में आ गई और वहीं पे दर्द से तड़पते की गई। एक महिला इंसाने दिखाते हुए उसको उसकी हेल्प की और महिला ने वहीं पर डिलीवरी की थी। तो राकेश, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बस हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर जो हैं अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। डॉक्टरों से जब हमने जो सिविल सर्जन वीपी मान है उनसे इस संबंध में बात की, पहले तो प्रश्नों का उत्तर देने से बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने इस विषय में कई बार ऊपर भी कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस तरीके से बात करें एक बार फिर से अस्पताल की, कहा जाए अस्पताल का सच देखने आया। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब दिखी है यहाँ अस्पताल में। बहरहाल बुलेटिन में इतने ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरपात से। नमस्कार। खबरें छूट जाती हैं जिंदगी की तेज रफ्तार में। हम करेंगे उनको आपकी नजर, ये भी है खबर। छोरे गेम खेलना बंद कर, क्यों पढ़ लिख ले, कितने सरकारी नौकरी लायक जाएगी। बापू अमूड़े के कोने जितने ही नौकरी लायक क्या करे। मेरी नौकरी खातर तन 4 किले बेचने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। जनता की उम्मीदें, सरकार के वादे, अर्थव्यवस्था के पहिए, विकास के नए कायदे, आम नागरिक की समस्या, अत्याचार, कब, कहां, किस पर, कौन सी खबर बनी आज विशेष? खबर विशेष सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 पर। आपकी बात मुद्दे के साथ, शतरंज की बिसात में सियासत का स्वाद। ईमानदार हो या फिर दागदार, हर वो बात जो होगी बेबाक, बात बेबाक। हर बात को सच की कसौटी पर परखना आसान नहीं होता। हर मुद्दा उठाना और उसकी तह तक जाना आसान नहीं होता। बेबाक बात, बेखौफ मिजाज, मजबूत इरादे रखना आसान नहीं होता। इशू टुनाइट सिर्फ खबरपात पर। जनता का गुस्सा, तो
उसको बसने के लिए जमीन मिलेगी, ताकि उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगे। सरकार ने बिल्कुल नाश कर दिया है। जनता का प्यार हमने जो काम करे किसी नाश करे ही नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। भरोसा रखा कायम या फिर उम्मीदों से खिलवाड़, ये है शाइनिंग इंडिया। उन पर सरकार कितनी संजीदा है, कितनी संवेदनशील है। अब जनता जनार्दन देगी डंके की चोट पर जवाब। ये मतलब हत्यारे हैं ये। कोई नहीं हमारी सुनाई के लिया। गाँव के पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं। आगे वोट क्यों देंगे? अब पहले काम करो तब हम वोट देंगे। नहीं खबरफास्ट की खास पेशकश, पास या फेल। अतीत का हर वो एक लम्हा जो अब बन चुका है इतिहास। जानेंगे हर उन लम्हों की हकीकत, करेंगे उन पलों को याद, पलटेंगे इतिहास का हर एक पन्ना। हमारी खास पेशकश अतीत के पन्ने, सिर्फ खबरफास्ट पर। खबर, मंथन, हकीकत, भ्रम, दृष्टिकोण, पैनी नजर। सवाल हमारा, नजर हमारी, नजरिया आपका। नजरिया देखिए सोमवार से शुक्रवार सिर्फ खबरफास्ट पर। छोरियो गेम खेलना बंद कर, क्यों पढ़ लिख ले, कितने सरकारी नौकरी लायक जाएगी। बापू अमूड़े के कोने जितने ही नौकरी लायक क्या करे। मेरी नौकरी खातर तन 4 किले बेचने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं खबरफास्ट 100। दिन भर की 100 छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन जापान पर हैं। रविवार को उनके जापान दौरे का दूसरा दिन है। अपने 5 दिनों के दौरे पर मोदी जापान के साथ रिश्तों की नई इबारत लिखने वाले हैं। अपने 5 दिवसीय जापान दौरे के दूसरे दिन मोदी क्योटो के ऐतिहासिक तोजी मंदिर पहुंचे। क्योटो के स्थानीय बोली में स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जो सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिकता का मेल है। मोदी के साथ जापान के पीएम शिंजो आबे थे। साथ में क्योटो में शहर के मेयर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पर्यावरण हितैषी आधुनिक शहर का रखरखाव किस तरह से होता है, इस संबंध में एक प्रोजेक्शन किया गया। इसके बाद स्टेम सेल रिसर्च देखने के लिए प्रधानमंत्री काबे यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। गौरतलब है कि इसके बाद प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और कारोबारी जगह का जायजा लेंगे। और वहीं दूसरी ओर 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए। सरकार के 100 दिनों का लेखा जोखा पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की नीतियों को प्रभावकारी और सफल बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के कमजोर हुई अर्थव्यवस्था के लिए यूपीए सरकार को दोषी ठहराया है। वहीं जेटली ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में कोई भी विदेश निवेशक भारत में निवेश करने के लिए परहेज करता था, लेकिन मोदी सरकार की वजह से भारत के प्रति उनके रुख बदल गए हैं।